तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग देखा था कैलकुलेशन ऑफ CFSC क्रिस्टफ फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो इसमें है फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो फॉर्मूला ये था ऑक्टाहेड्रल का, कल क्लास में देख लेते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पूरा D10 सिस्टम तक देख लेते हैं भाई। सीरियल नंबर, सिस्टम, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक T2G में, और एक EG में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, SL स्ट्रॉन्ग लिगेंड, या फिर बोल सकते हो लो स्पिन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, SL मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स बनाता है लो स्पिन बनाएगा। तो सिस्टम कौन सा है? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड लास्ट में D10 सिस्टम। और यहाँ पे CFSC किसके लिए? स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड से जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा उसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, याद रखना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितना आएगा भाई? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा? बताया था कल, जो सेपरेशन होता है T2G और EG में, ये सेपरेशन क्या होता है? हाई। दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? हाई। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ फिल होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 1। सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। थर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, D3 सिस्टम, तो नीचे ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन पूरे पे। तो यहाँ पे 3। D4 सिस्टम है तो, D5 सिस्टम है तो, D4 सिस्टम है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सब नीचे ही आएंगे, ठीक है ना। तो D5 में 1, D6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। अब फिर से D7 तो ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन 1, D8 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, D9 में, ये D9 सिस्टम हो गया 1, और यहाँ पे 0 D10 में। क्लियर इतना? अब एक मिनट यार, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम भी क्या भरवा रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए तो कॉलम ही नहीं बना है। रिपीट कर रहे हैं फिर से, थोड़ा सा मिस्टेक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यहाँ तक जाएगा तो 1, 2, 3, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जाएगा, 5th भी यहाँ जाएगा, 6 भी यहाँ पे, बाकी 6, 6, 6 यहाँ पे 1, 2, 6 के बाद 1, 2, 3, 4। ऐसे में सेपरेशन कर लेता हूँ ताकि ऊपर नीचे ना हो। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 वाला भी यहीं जाएगा, 2 वाला भी यहाँ, 3rd वाला भी यहाँ पे, 4th वाला भी यहीं जाएगा, 4, 5th और 6th। मतलब EG का जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रेस्पेक्ट में खाली रहेगा D6 सिस्टम तक, ठीक है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए बाद में देख लेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना लो,
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ यहाँ पे? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। D2 सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 2। D3 सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो 3। D4 सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? नीचे ही रहेगा क्योंकि लिगेंड स्ट्रांग है, तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। D5 सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 1। D6 में 0। D1 में D7 में 1, D8 में 2, फिर 1 0। CFE वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई बताओ जल्दी? फॉर्मूला ऊपर दिया है, तो P का वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे P का वैल्यू कितना पुट करोगे? T2G इलेक्ट्रॉन मतलब P, मैंने फॉर्मूले में, और EG मतलब क्यों, तो कितना आने वाला है सॉल्व करने पे? सर सुशांत वेटिंग में है। सॉल्व करने पे कितना आएगा फर्स्ट वाले में वैल्यू? P का वैल्यू पुट करोगे तो 1 और Q का वैल्यू 0, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? -0.4 डेल्टा O। सेकेंड वाले में वैल्यू P का वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा? -0.8 डेल्टा O। सॉल्व करोगे तो देखना, उसके बाद 1.2 डेल्टा O आएगा, 1.6 डेल्टा O, देन 2.0 डेल्टा O, उसके बाद 2.4 डेल्टा O। अब यहां से प्लस 0.6 भी, मतलब कितना हो जाएगा? 1.8 डेल्टा O, 1.2 डेल्टा O, 0.6 डेल्टा O और लास्ट में 0 डेल्टा। तो क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन फील्ड कैसे होता है यार? अपना T2G में 1 जाएगा, 2 3 4 5 6, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जब तक T2G फील्ड नहीं होगा इलेक्ट्रॉन EG में नहीं जाएगा। फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है भाई, या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए T2G एनर्जी जो होता है T2G का, क्या होगा? लो होता है, किससे? EG से। इसलिए अबाव प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग, सॉरी इलेक्ट्रॉन पहले सबसे पहले कहाँ फील होगा? लो एनर्जी सबसेल में, देन हाई एनर्जी। बट स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में तो ये हुआ, वीक लिगेंड के केस में क्या होता है? जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है तो ये T2G और EG का जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम। इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ भी फील होगा, फिर यहाँ फिर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग। तो ये था किसके लिए? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। किसके लिए? सॉरी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड विथ, या फिर बोल सकते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के CFS वैल्यू और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कॉलम। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, फिर से बता देते हैं। HS मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, HS का मतलब क्या होता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। LS का मतलब होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनता है? इट फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग लिगेंड। दिमाग में बैठा लेना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है लो स्पिन बनाता है, वीक लिगेंड बनाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जल्दी से इसे नोट डाउन करो। तो वीक लिगेंड में T2G में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1, फिर 2 3। वीक लिगेंड में उसका क्या होता है भाई? 1 2 3, फिर ऊपर जाएगा EG में 4, मतलब यहाँ पे 3 रहेगा T2G में, EG में कितना जाएगा? 1। 3 रहेगा यहाँ पे 2, 5 हो गया, पेयरिंग स्टार्ट 6 में, तो नीचे कितना है? 4, ये 2 5 2 6 2, 6 हो गया नीचे में, देखो यहाँ पे 8 हो गया टोटल।
अब D9 सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे 6 3 6 4 इस तरह से फिल होगा इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0। CFS वैल्यू कितना आएगा बताओ, माइनस 0.4 डेल्टा स्टार्टिंग में तो यही होगा, माइनस 0.8 डेल्टा ओ, माइनस 1.2 डेल्टा ओ, यहाँ पे आएगा 0.6 डेल्टा ओ, 0 डेल्टा ओ। उसके बाद फिर से माइनस 0.4 डेल्टा ओ। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे, इधर जो फॉर्मूला बताया जाएगा इसी फॉर्मूले में 0.8 डेल्टा ओ, 1.2 डेल्टा ओ, उसके बाद माइनस 0.6 डेल्टा ओ एंड 0 डेल्टा ओ। जो फॉर्मूला था CFSE का क्या था भाई, फॉर्मूला P इंटू माइनस 0.4 प्लस Q 0.6। ये एक फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूले से वैल्यू कर लो। P यहाँ पे T2G इलेक्ट्रॉन, Q मतलब XY भी ले सकते हो, मैंने PQ लिया, और Q क्या है, EG इलेक्ट्रॉन। जब इसको वैल्यू पुट करोगे तो ये मिलेगा आपको, इसको भी नोट डाउन करो जल्दी। नेक्स्ट हेडिंग है फॉर टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। तो सिस्टम हमारा D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10। तो वीक लिगेंड के रेस्पेक्ट में यहाँ पे T2G में टेट्राहाइड्रल में EG नीचे रहता है, तो EG नहीं बोलते इसे, क्या बोलते हैं, E यहाँ पे, और T2G को T2 बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0, सेकेंड वीक लिगेंड के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, ठीक है ना। सेपरेशन कर लेता हूँ ताकि ऊपर नीचे ना हो। तो D1 सिस्टम 1 D2 में 2 लिगेंड कैसा है, वीक लिगेंड है, तो यहाँ पे 2 होगा, देन EG में इलेक्ट्रॉन जाएगा T2G से। इस टाइप का होता है ना कुछ, कहाँ बना है इसको, और कुछ ऐसा पहले था। T2G ऊपर रहेगा, EG नीचे, तो कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे भाई, फर्स्ट तो ये 1 आ गया, सेकेंड तो ये 2 हो गया, T2G 0 है, मतलब T2 क्या है, 0। अब 3 है, तो लिगेंड वीक है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। अब 4 की बारी है, तो 2 और 2। अगर मैं 5 बोलूँ D5 सिस्टम में तो 3 ऊपर रहेंगे। D6 सिस्टम बोलूँ तो 1 नीचे, तो 3 3। D4 बोलूँ तो 4 इलेक्ट्रॉन नीचे, यहाँ 3। अब 4 5 कितना क्या है इसका, 5 और ये 6। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होगा। अब इधर की बात करो तो पहले इसमें E और इधर T2। तो अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा भाई, T2G वाला मतलब T2 ऊपर होगा, E नीचे। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले D1 सिस्टम तो E में 1, D2 सिस्टम तो E में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। अब लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है भाई, SL मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इन दोनों के बीच एनर्जी के ज्यादा होता तो पहले इलेक्ट्रॉन E में, तो कितना है यहाँ पे 3। अगर मैं यहाँ पे 4 बोलूँ D4 तो 4। उसके बाद ये तो पूरा 4 4 रहेगा भाई। इसके बाद यहाँ तक तो 0 था, 0 0 0। अब D5 सिस्टम में एक ऊपर, 2 3 4 5 6।
बस सिंपल से इलेक्ट्रॉन फिल करना, इलेक्ट्रॉन फिल करते CFSE निकाल लो। कितना आएगा CFSE वैल्यू यहाँ पे? फर्स्ट वाले में कितना आएगा भाई? -0.6 ई में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हाँ -0.6, उसके बाद उसका डबल 1.2 डेल्टा के टर्म में। उसके बाद डेल्टा टी लाना तो इसको 4/9 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। 3 आया तो 1.8। अब यहाँ पे एक मिनट, 2 था, 2 के बाद 4 है यहाँ से, तो कितना आएगा भाई? -0. कितना है 12, यहाँ पे 1.2 और यहाँ का 4, तो 1.8 यही आएगा। उसके बाद 0.4 देन 0 1.8 की 0.8 सर 1.8 आएगा ना? 1.8 नहीं ना, यहाँ पे 2 रखोगे वैल्यू तो 1.2 आएगा, यहाँ पे वैल्यू 1 रहेगा तो कितना आएगा? 1.2 माइनस प्लस 0.4 तो कितना आएगा? 0.8 आएगा ना, 3 थोड़ी है यहाँ पे। सर आपने बोला 1.8 और लिखे 0.8 इसलिए पूछा। अच्छा 1.8 बोल दिया, नहीं 0.8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो 2, तो कितना आएगा? 1.2, और यहाँ पे वैल्यू रखोगे 1 तो 0.4, तो 100 का तो 0.8। उसके बाद फिर से वैल्यू अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना आएगा भाई? -0.4 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.8, तो सॉल्व करने को कितना आएगा? 0.4। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है भाई? इसी में ही जा रहा है भाई, थर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर से वही रिपीट, -0.6 -1.2 सॉरी हाँ 1.2 1.8 0.4 एंड 0। इस वाले में बताओ कितना है यहाँ पे? -0.6, 6 का डबल 1.2 ट्रिपल 1.8 4 टाइम्स 2.4। अब 0.4 से कम होने लग जाएगा, तो 0.4 से कम करेंगे तो 2.0 1.6 1.2 0.8 0.4 0। इस तरह से होगा, इसके लिए भी टेट्राहेड्रल के लिए। हो गया सभी का नोट, मैं रब कर रहा हूँ इसको। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ पे 0.6 के जगह पे मैंने बताया था कल क्या रखेगा वैल्यू? 0.6 की जगह पे क्या रखेगा वैल्यू? 3/5 या 2/5? 3/5 हाँ 3/5। और 0.4 की जगह पे क्या रख देगा? 2/5 2/5 हाँ, कई बार ये पूरा कैलकुलेट करके नहीं देगा, यहाँ पे लिख देगा ये 1 इंटू या फिर 3/5 प्लस, अगर इसकी बात कर, ये डिफॉल्ट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ 3/5 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 2/5, ऐसा करके, इंटू नहीं, बीच में प्लस का साइन रहेगा। तो इस फॉर्म में भी दे सकता है, तो आपको समझ जाना चाहिए देख के। नेक्स्ट नोट करो, एप्लीकेशन ऑफ CFT थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ CFT थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ CFT, हेडिंग नोट करना, एप्लीकेशन ऑफ CFT थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो CFT का एप्लीकेशन फर्स्ट, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का करेक्ट कॉन्सेप्ट यहाँ से पता चलता है। It gives correct idea about paramagnetic, diamagnetic nature या फिर magnetic nature. It gives
correct idea about magnetic nature and magnetic moment of coordination complex. सेकंड नोट करना, it is explained color and spectra of coordination complex. Color and spectra of coordination complex. इसका एक पूरा अलग से टॉपिक लूंगा मैं कलर स्पेक्ट्रा का नेक्स्ट लेक्चर में। क्यों होता है भाई, ये देख लो, ये क्यों एक्सप्लेन कर लेता है। कलर बनने का रीजन क्या होता है, T2G जब d ऑर्बिटल टूटेगा तो बनाएगा T2G का सेट और एक Ag का सेट ऑक्टाहेड्रल में। तो जब इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे, तो यहाँ से लो हाई, ये हाई एनर्जी लेवल है, लो एनर्जी लेवल में आएगा तो कुछ अमाउंट में एनर्जी को एमिट करेगा, उस एमिटेड एनर्जी से ही क्या मिलेगा आपको, कलर दिखेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं तो लो एनर्जी से हाई लेवल में चल जाते हैं, और हाई से जब लो लेवल में आएंगे तो कुछ अमाउंट में एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज। तो उस रिलीज एनर्जी से क्या मिलता है, स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये भी डी का पार्ट है, डी ऑर्बिटल है, और ये भी कौन सा पार्ट है, डी ऑर्बिटल। दोनों डी ऑर्बिटल है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहा, कहाँ से आ रहा है, डी से डी में जा रहा है और डी से डी में आ रहा है। तो यहाँ पे कलर स्पेक्ट्रा का रीजन क्या है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जनरली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो कलर बनाते हैं या कलर शो करते हैं, उनका रीजन क्या होता है, डी ट्रांजिशन। कुछ जगह पे ये नहीं होगा, बताएंगे क्यों, ठीक है ना, वो भी सब नेक्स्ट क्लास में जब कलर स्पेक्ट्रा। तो डी ट्रांजिशन होता है तब जाके क्या बनता है, वो कंपाउंड कलरफुल होता है, ठीक है। और डी ट्रांजिशन में क्या होता है, डी से इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा या डी से इलेक्ट्रॉन डी में आएगा, और वो एक डी कौन सा है, T2G वाला, और ऊपर वाला कौन सा डी है, Eg वाला। तो इसलिए इसका नाम पड़ा डी ट्रांजिशन। तो कलर फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, एक्सप्लेनेशन क्या है, डी ट्रांजिशन। और जनरली देखा गया जिनके पास डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब पूरे एक पूरा टॉपिक लिया जाएगा। तो कल को अगर मान लो कल क्वेश्चन आया और ये कॉम्प्लेक्स, विच कॉम्प्लेक्स इज कलरफुल, तो देखना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, ठीक है ना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो कलर होगा एक्सेप्ट KMnO4। ये याद रखना कल के क्वेश्चन के लिए, अलग से बताएंगे ही। और K2Cr2O7, K2Cr2O7। मुझे बताओ इनके डी में इलेक्ट्रॉन कितना है, मैग्नीज के डी में और क्रोमियम के डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन सा सिस्टम बनेगा, मैग्नीज और Cr2O7 वाला, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। कहाँ से 7, या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, +1 से 0, ये भी 0, बट ये दोनों कलरफुल है, दोनों क्या है, कलर कॉम्प्लेक्स है। KMnO4 भी डार्क ब्लू कलर टाइप का, KMnO4 डार्क वॉयलेट टाइप का होता है इसका कलर। इनका एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, इसका याद रखना, कल काम आएगा चार्ज ट्रांसफर, कल के क्लास के लिए काम आएगा चार्ज ट्रांसफर। दोनों का एक्सप्लेनेशन क्या है, ये दोनों कलर कॉम्प्लेक्स है, डी में इलेक्ट्रॉन 0 है फिर भी कलर है, याद रखना।
अगर डी में इलेक्ट्रॉन 0 है, अब वो कलर कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो आंख बंद करके टिक कर बता देना चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। डी में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो कलर कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो आंख बंद कर टिक कर क्या सकते हो किस पे? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डीडी ट्रांजिशन। 2 ट्रांजिशन, एक डीडी और एक होता है चार्ज ट्रांसफर। ये पूरे टॉपिक डिस्कस करने वाले कलर स्पेक्ट्रा पे। तो 2 स्पेक्ट्रा मिलेंगे, 2 ट्रांजिशन है, एक डीडी। डीडी के लिए क्या होना चाहिए? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ट्रांसफर में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके कारण क्या बनाता है? कलर कॉम्प्लेक्स। थर्ड नोट कर लेना एप्लीकेशन में, इट इज एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। थर्ड है इट इज एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। It is explain stability of coordination complex. It is explain stability of coordination complex. तो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में नोट कर लेना भाई, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन complex is directly proportional to value of delta O। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेल्टा O कैलकुलेट नहीं करना है, आपको लॉजिकली देखना है। एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा O डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, डेल्टा O क्या है? एनर्जी डिफरेंस किसका? Eg और T2G। ये जितना एनर्जी डिफरेंस होगा वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स उतना ही क्या होगा? स्टेबल। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा O के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा O नहीं निकालना है, लिगेंड का एक्शन देखना है। अगर एक CO लिगेंड है और एक Cl लिगेंड है, आयरन का +2 कॉम्प्लेक्स है, ये भी आयरन का +2 कॉम्प्लेक्स बना रहा है। CO वाला कितना है यहाँ पे? 6 +2 कॉम्प्लेक्स, आयरन ऑक्सीडेशन Cn के रेशेक में 6, कितना चार्ज रखोगे भाई? -4 माइनस, तो हाँ, तो ये दोनों में सिस्टम सेम है। यहाँ पे डेल्टा O का वैल्यू भी सेम आएगा, तो इसमें डेल्टा O नहीं निकालना है। लिगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग है? CO या Cn? CO। CO। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्वेश्चन आया कौन सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स स्टेबल है? 3-4 है, जो नहीं कि एक ही जैसा सेंट्रल एटम हो, जरूरी नहीं है कि एक जैसा सेंट्रल एटम हो, मतलब आयरन क्रोमियम भी ले सकता है। तो उस समय डेल्टा ने निकालना है, लिगेंड देखना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ डेल्टा और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। बेसिसिटी ऑफ लिगेंड, बेसिसिटी ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड का बेसिसिटी मतलब क्या होता है भाई? लिगेंड बेस होते हैं ना, तो बेस, हाँ, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वो एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए लोन पेयर। तो लिगेंड जितना बेसिक नेचर का होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। या बोल सकते हो किलेटिंग पावर, किलेटिंग पावर ऑफ लिगेंड। लिगेंड जितना लोन पेयर देगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना? यहाँ पे ऑर्डर लिख सकते हो जैसे क्रोमियम NH3 6, एक कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम En NH3 4 का कॉम्प्लेक्स है। अब मैं +2 कर रहा हूँ चार्ज में। क्रोमियम En 2 NH3 2 कॉम्प्लेक्स है +2 चार्ज, और एक है क्रोमियम En 3 +2 चार्ज। तो इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? A B C D।
कौन ज्यादा स्टेबल होगा? D. डी। स्टिलेटिंग लिगेंड मतलब एक से ज्यादा लोन पेयर देने वाले लिगेंड, तो डी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद कौन सा होगा? सी, सी से कम बी, बी से कम ए। यहाँ का स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ओ। डेल्टा का वैल्यू कम होगा जब लिगेंड स्ट्रांग होगा, स्टिलेटिंग लिगेंड ज्यादा होंगे। सेकेंड ऑफ मतलब नेक्स्ट अब जो है ये इसका था। नेक्स्ट है आपका चार्ज ऑन मेटल। मेटल का चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतने ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि चार्ज ज्यादा होगा तो डी में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे भाई। डी चार्ज ज्यादा होगा तो डी में इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे? कम, और कम होंगे तो ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल मिलेंगे, ज्यादा लोन पेयर आएंगे। तो चार्ज ऑन मेटल हाई होना चाहिए। तो ये सब स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए थे भैया। तो आपको जब भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स पूछा तो पहले देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इससे क्लियर नहीं हो रहा है तो बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड या हेक्साडेंटेड लिगेंड देखो, जिसमें ज्यादा डेंटेड लिगेंड है वो स्टेबल। फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, सब सेम एलिमेंट है तो चार्ज देख लो। फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो क्या देख लो? इस पे चार्ज ऑन मेटल। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा स्टेबिलिटी का, ठीक है ना। तो कल के क्लास पे इतने से क्वेश्चन होंगे। आगे सेफ्टी में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना काफी है कल के क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।